सुप्रीम कोर्ट बढ़ाई है देश की संसद। इस समय इस सवाल पर खूब बहस हो रही है। वजह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम पहले से ही खूब बदनाम है। कॉलेजियम पर जातिवाद करने और भाई भतीजावाद करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ये बात जग जाहिर है कि कैसे कॉलेजियम के जरिए ना सिर्फ चंद परिवारों के बेटे बेटियां, पोते पोतियां और भतीजे भतीजियां जज बनकर आ रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा जज भी सिर्फ चंद जातियों के लोग ही बन रहे हैं। यानी कॉलेजियम सिस्टम पहले से ही बदनाम है और अब इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जुबानी जंग चल रही है। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जजों को पेंडिंग पड़े केसों के बहाने आईना दिखाया और फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा में बतौर पदेन अध्यक्ष अपने अभिभाषण में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने की कड़ी आलोचना कर डाली। आगे इस वीडियो में हम कॉलेजियम के कलंक की पूरी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले समझिए कि हमारे देश में जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान क्या कहता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 के तहत होती है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति जजों के परामर्श के बाद करेंगे। यहाँ संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जजों से विमर्श करेंगे, उनका परामर्श लेंगे, और परामर्श करने का मतलब होता है उनके साथ उनकी राय जानना, राय शुमारी करना। यानी राष्ट्रपति जजों की राय लेंगे, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होगा, ये संविधान कहता है। यानी जजों द्वारा जजों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम सिस्टम संविधान में नहीं है। 1993 में सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 में लिखे राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद करेंगे में परामर्शकार सिर्फ चीफ जस्टिस की सहमति से करेंगे लगाया और इस तरह संविधान की धारा को नए सिरे से लिख दिया। मामूली से दिखने वाले इस भाषाई फेरबदल से भारत में जजों की नियुक्ति का तरीका बदल गया और राष्ट्रपति और सरकार की भूमिका जजों द्वारा भेजी गई लिस्ट पर सिर्फ मुहर लगाने तक ही सिमट गई। यानी जज ही आपस में तय करेंगे कि किसे जज बनाना है। वो लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को उसे स्वीकार कर लेना होगा। लंदन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अरविंद कुमार और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल कॉलेजियम की शुरुआत को मंडल आंदोलन से जोड़ते हैं। वो द प्रिंट पर अपने लेख में कहते हैं कि मंडल कमीशन और राजनीति में पिछड़ों के उभार की सवर्ण प्रतिक्रिया के तौर पर कॉलेजियम सिस्टम आया था ताकि एलीट वर्ग का प्रभुत्व बना रहे, क्योंकि अगर कॉलेजियम इतना ही अच्छा होता तो संविधान बनाने वालों ने इसे संविधान बनाते समय ही शामिल कर लिया होता। आपको बता दें कि संविधान सभा में भी यह बहस उठी थी कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम जैसा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन 23-24 मई 1949 को संविधान सभा में ऐसे 3 संशोधन खारिज हो गए थे। 23 मई 1949 को बी पोकर साहिब ने संविधान सभा में संशोधन पेश किया कि भारत में जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। संविधान सभा ने इस पर बहस की और ध्वनि मत से संशोधन को खारिज कर दिया। फिर अगले दिन यानी 24 मई 1949 को महबूब अली बेग साहब ने भी ऐसा ही संशोधन पेश किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जजों की नियुक्ति के मामले में वीटो पावर देने की मांग की गई थी, लेकिन ये भी संशोधन रिजेक्ट हो गया। फिर टी शाह ने भी न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए आर्टिकल 102A नाम से एक नया आर्टिकल जोड़ने की मांग की थी, लेकिन वो भी संविधान में गिर गया। तब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही जरूरी बात कही थी, उसे आप सबको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने कहा था, मुझे 3 अलग अलग प्रस्ताव मिलते हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और स्वयं में सक्षम भी होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की सहमति के सवाल के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग उस प्रस्ताव की वकालत करते हैं वे मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता और उनके फैसले की मजबूती दोनों पर ही भरोसा करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन आखिरकार मुख्य न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सभी कमियां, सभी भावनाएं और सभी पूर्वाग्रह हैं जो हम आम लोगों के पास हैं। और मुझे लगता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक रूप से वीटो की अनुमति देना वास्तव में मुख्य न्यायाधीश को अधिकार हस्तांतरित करना है। जिसे हम वीटो करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो राष्ट्रपति या वर्तमान सरकार है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक खतरनाक प्रस्ताव है।
बाबा साहब की स्टेटमेंट के कुछ शब्दों पर खास ध्यान दीजिए। वो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सभी कमियां, सभी भावनाएं और सभी पूर्वाग्रह हैं जो हम आम लोगों के पास हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इशारा करते हैं कि जज भी इंसान है और उसमें भी जाति, धर्म वगैरह के आधार पर तमाम तरीके के पूर्वाग्रह हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं। यानी ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि जज भी एक इंसान है। जज भी रोज अखबार पढ़ते होंगे, जज जो हैं वो न्यूज चैनल्स पर बहस देखते होंगे, सोशल मीडिया पर नजर डालते होंगे, आरक्षण पर मीम शेयर करते होंगे, किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। जज भी अपने घर वालों या रिश्तेदारों के साथ सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस पर बातचीत करते होंगे। मैं यहां इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन सब बातों का हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है, फिर वही असर हमारे काम में भी दिखाई देता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण से जुड़े केसों की सुनवाई सवर्ण जजों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि वो जज पहले से ही जातियों को लेकर अपनी एक राय बनाए हुए हों। हो सकता है आरक्षण को लेकर वो एक अपना पूर्वाग्रह रखते हो और फैसला सुनाते वक्त वो अपनी जाति के लोगों को फेवर करें और एससी, एसटी, ओबीसी का नुकसान कर दें। मेरी इस बात को आप पटना हाई कोर्ट के अंदर हुई इस घटना से समझिए। 23 नवंबर 1922 को पटना हाई कोर्ट में भूमि अधिग्रहण अधिकारी से जुड़े केस में जज संदीप कुमार ने न सिर्फ आरक्षण पर टिप्पणी की बल्कि पूरी अदालत में आरक्षण का मखौल भी बना दिया। आप खुद ही सुनिए। भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? जाइए समझ के नाम समझिए सीरियल नंबर 41 क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 88। दो नौकरी के बराबर तो हो गया होगा। नहीं ये सब कुछ नहीं होता इन लोग। ये बेचारा पैसा जो कमाया होगा खत्म कर दिया होगा। अब जरा सोचिए, जब ये जज अपना फैसला लिखेंगे तो क्या इस बात की गुंजाइश नहीं होगी कि वो आरक्षण से नौकरी पाने वाले वर्गों के प्रति जातिवादी रुख अपना सकते हैं? क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी जातिवादी मानसिकता की वजह से इन वर्गों के खिलाफ फैसला दें? इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज खासकर वंचित तबकों के आरक्षण से जुड़े मसलों को सालों साल लटकाए रखते हैं। मामले की सुनवाई तक नहीं होती और इस दौरान बहुजनों की हकमारी लगातार जारी रहती है। वहीं ईडब्ल्यूएस जैसे केस में 3 साल तक मामला पेंडिंग रखा गया। मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी नियुक्तियों पर स्टे नहीं लगाया गया और फिर सुदामा कोटा को जायज ठहरा दिया गया। याद रहे कि इस बेंच में एससी, एसटी एक्ट को कमजोर करने वाले वो जो फैसला उन्होंने सुनाया था, जस्टिस यूयू ललित वो बतौर मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे थे। इसी बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला भी थे, जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के जज रहते हुए कहा था कि मुझसे अगर कोई पूछे कि किस चीज ने देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो मैं कहूंगा आरक्षण ने। अब जरा सोचिए कि जब ये सुनवाई कर रहे होंगे तो क्या यही पूर्वाग्रह उन पर हावी नहीं रहे होंगे? वैसे ये जेबी पारदीवाला साहब जो हैं, ये वही जज हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस पर अपने फैसले में लिख दिया कि संविधान में आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए था, जबकि सच ये है कि संविधान में जो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई भी समय सीमा नहीं रखी गई है, 10 साल का कहीं जिक्र नहीं है। यानी जस्टिस पारदीवाला ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की। वैसे कॉलेजियम से ऐसे लोग जज बनकर आ रहे हैं जिनकी मेरिट पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश शर्मा ने कहा था कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं कि उसकी क्या क्रिया है। उन्होंने इसके बारे में गलत बात कही थी। वहीं 2019 में केरल हाईकोर्ट के जज वी चिदम्बरेश ने कहा था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि ब्राह्मण 2 बार जन्म लेते हैं। ऐसे बयानों से आप कॉलेजियम से चुनकर आने वाले जजों की मेरिट और जातिवादी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। न्यायपालिका में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के इक्का दुक्का लोग ही जज बन पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम अक्सर जजों का जातिवार आंकड़ा जारी करते रहते हैं। नितिन मेश्राम और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल पिछले दिनों कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी मिले थे और उन्होंने बताया था कि कैसे देश की जनता को कॉलेजियम पर भरोसा नहीं है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दलित बहुजन जज नहीं बनते इसलिए हम कॉलेजियम का ये जो कलंक है इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे आपका भी नुकसान हो रहा है, जो नॉन एससी, एसटी, ओबीसी व्यक्ति हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि असल में कॉलेजियम
सवर्णों का हक भी खा रहा है। कॉलेजियम से सिर्फ चंद सौ परिवारों के बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नातन नातियां वगैरह यही जज बन रहे हैं, इसलिए बाकी सवर्णों के बच्चों को भी ये मौका नहीं मिलता। 2015 में वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने बताया था कि हाई कोर्ट के, उस समय जो देश के हाई कोर्ट थे उनका उन्होंने अध्ययन किया था कि हाई कोर्ट के 50% जज और सुप्रीम कोर्ट के 33% जज वही बने हैं जिनके परिवार का ताल्लुक पहले से ही न्यायपालिका से था। यानी रिश्तेदार ही जो लोग हैं वही लोग जज बन रहे हैं। यानी यहां भाई भतीजावाद इतना हावी है कि कोर्ट में वकील जज को मिलोड कार्यवाही शुरू की जाए की जगह अंकल कार्यवाही शुरू की जाए कहेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सभी लोग तो रिश्तेदार ही भरे हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस अंकल जज सिंड्रोम का पक्का इलाज किया जाए और कॉलेजियम के कलंक को खत्म करके जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने वाला कानून लाया जाए। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। मेरा नाम है सुमित चौहान और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं।